हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ ऋतु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स। ठीक है, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले हम थोड़े से एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से अप्रोच करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल 1 है हमारे पास। इसमें क्या दे रखा है, शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। आपको ये शो करना है कि अगर ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है तो इसका मतलब सेट ए और सेट बी भी इक्वल ही होगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये आपको गिवन है। गिवन क्या है आपको, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और आपको प्रूव क्या करना है, ये ए इज इक्वल टू बी, ये आपको करना है प्रूव। ये है हमारा टू प्रूव। ठीक है, अब ए और बी क्या है, दो सेट्स हैं, और हमें ये पता है कि दो सेट्स इक्वल होने का क्या मतलब है। जब भी हम कह रहे हैं कि दो सेट्स आर इक्वल, इसका मतलब कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। दो सेट्स तभी इक्वल होंगे जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होंगे। जैसे सेट ए है 1,2, सेट बी है 1,2। हमें दिखाई दे रहा है सेम एलिमेंट्स दोनों में प्रेजेंट हैं, तो हम कह सकते हैं क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो ए बी का सबसेट है, बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में हैं तो ए भी बी का सबसेट है। तो हमें एक्चुअल में इसमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ए सेट बी का सबसेट है और बी सेट ए का सबसेट है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी। तो वही हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और आपको याद होगा हमने सबसेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। हम कहते हैं कि ए बी का सबसेट है। कब कहते हैं ऐसा, व्हेन कोई एलिमेंट x अगर a को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो b को भी बिलोंग करेगा। ऐसे ही हम कब कहेंगे कि b a का सबसेट है, जब कोई एलिमेंट है y जो b में प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो a में भी पक्के से होगा। a के सारे एलिमेंट्स b में पक्के से होंगे और b के सारे एलिमेंट्स a में पक्के से होंगे। तो यही हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे अब देखते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है हमारे पास x जो कि सेट A को बिलोंग करता है। A इज इक्वल टू बी प्रूव करना है तो हम क्या मानेंगे, कोई एलिमेंट x है जो सेट A को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब कोई एलिमेंट x अगर सेट A को बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि A के किसी के साथ भी यूनियन आप करोगे तो उसमें भी ये एलिमेंट होगा। यूनियन क्या होता है, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, इसमें है सेट A और ये है सेट B। तो A यूनियन B तो ये सारा पार्ट है, उसमें A के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं और B के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं, है ना। तो कोई एलिमेंट अगर A में है तो वो A यूनियन B में भी ज़रूर होगा। तो अगर X A में है इसका मतलब वो A यूनियन B को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, और हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में हमें गिवन है कि A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के इक्वल है। इसका मतलब जो एलिमेंट A यूनियन B में है वही एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में भी है। तो X अगर A यूनियन B को बिलोंग करता है इसका मतलब X A इंटरसेक्शन B को भी बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है क्या कि A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब X A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ बना के देख लेते हैं। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये सेट A है और ये सेट B है। हम कह रहे हैं कि वो कोई एलिमेंट है जो A इंटरसेक्शन B में प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है कि वो एलिमेंट सेट A में भी प्रेजेंट है और सेट B में भी प्रेजेंट है ना, तभी तो वो इंटरसेक्शन में आएगा दोनों के। तो इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या होता है, आपको याद होगा पीछे हमने बात की थी, इंटरसेक्शन मतलब एंड, A में भी है एंड B में भी है। तो X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, दोनों को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब X तो पक्के से B में भी है, इसका मतलब X B में भी प्रेजेंट है। तो हमने क्या देखा कि अगर X A में प्रेजेंट है तो वो पक्के से B में भी प्रेजेंट है। क्या कह सकते हैं हम, सो इफ X बिलोंग्स टू A देन X belongs to B, या X belongs to A implies X belongs to B। इसका मतलब क्या निकला कि A is a subset of B। A का हर एलिमेंट B में भी प्रेजेंट है, यानी A B का सबसेट है। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन।
अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो बी सेट है ये भी ए का सबसेट है। तो जस्ट इसी का उल्टा चलेंगे, इस बार हम सेट बी से शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में भी ज़रूर होगा। तो हम क्या करते हैं, लेट कोई एलिमेंट ले लेते हैं वाई और हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो सेट बी में प्रेजेंट है। अब सेम वही बात जो हमने पीछे की थी, अगर y एलिमेंट सेट B में है तो इसका मतलब y पक्के से B के साथ किसी भी सेट की यूनियन में होगा। कोई एलिमेंट B में है तो पक्का B और A के यूनियन में भी वो प्रेजेंट होगा। तो y बिलोंग्स टू A यूनियन B। y A यूनियन B में है तो वो A इंटरसेक्शन B में भी होगा। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में कि A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट A यूनियन B में है वो एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में भी है। इसका मतलब क्या है, y A में भी है एंड y B में भी है, दोनों में प्रेजेंट है तभी तो वो A इंटरसेक्शन B में है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब y A सेट में पक्के से प्रेजेंट है। तो हमने क्या देखा, कोई एलिमेंट अगर B में प्रेजेंट है तो वो A में भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू B इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू A। y अगर B में है तो y पक्के से A में भी है। इसका मतलब क्या निकला कि B इज ए सबसेट ऑफ A। क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब B A का सबसेट है। अब हमें दोनों ही बातें मिल गई, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए और बी दोनों सेट्स इक्वल हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिला, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ठीक है, तो इस तरह से हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अप्रोच करने वाले हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए थोड़ा सा कि क्या हम इस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं। तो एग्जाम्पल 2 है हमारे पास जिसमें कह रहे हैं फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स है हमारे पास ए एंड बी, शो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट याद होगा आपको, कोई सेट है सपोज हमारे पास सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2, तो पावर सेट ऑफ सेट ए ये क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर इस सेट ए के सारे सबसेट्स होंगे। सेट ए के कितने सबसेट्स बनेंगे, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर 2 है तो 2 टू द पावर 2 यानी 4 सबसेट्स इसके बनेंगे। तो पावर सेट के अंदर, पावर सेट ऑफ ए के अंदर 4 एलिमेंट्स आएंगे। एक तो 5 एम्प्टी सेट तो सभी का सबसेट होता है, एक ऐसा सेट आएगा जिसके अंदर 1 प्रेजेंट है, एक ऐसा सेट आएगा जिसके अंदर एलिमेंट 2 प्रेजेंट है, और हर सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है। तो ये जो चार सेट्स का सेट बना, ये है पावर सेट ऑफ सेट ए। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कोई सेट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट। ठीक है, वो हमें इक्वल प्रूव करना है एक और सेट के। वो सेट क्या है, ए का पावर सेट इंटरसेक्शन बी का पावर सेट। जब इन दोनों के पावर सेट का आप इंटरसेक्शन करेंगे आपको कोई सेट मिलेगा। तो दो सेट्स को हमें इक्वल प्रूव करना है, और दो सेट्स इक्वल कब प्रूव होते हैं, जब हम ये प्रूव कर दें किसी तरह से कि दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट एंड दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो हमें बेसिकली प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि पी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये सबसेट प्रूव कर दें हम किसी तरह से पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी के। और साथ ही साथ हम ये भी प्रूव कर दें कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी करके जो भी सेट बन रहा है वो सबसेट है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। अगर ये दो बातें हमने प्रूव कर दी तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्वल। तो वही हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू कहाँ से करते हैं हम, वैसे ही जैसे हम हर क्वेश्चन इस तरह का शुरू करेंगे। जो दो सेट्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं उसी में से एक सेट में हम मानकर चलते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो इस सेट को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि पावर सेट जो सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो सेट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है x, और वो सेट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का एक एलिमेंट है, उसको बिलोंग करता है। ठीक है, अब अगर एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट है x वो ए इंटरसेक्शन बी के पावर सेट को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो पक्के से ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता होगा। कैसे?
जैसे हम कह रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सेट है जिसके अंदर 1 लिखा है, ये बिलोंग कर रहा है किसको? पावर सेट ऑफ ए को। दिखाई दे रहा है हमें, ये सेट जो है, ये पूरा सेट पावर सेट ऑफ ए का एक एलिमेंट है, यानी उसको बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जो एलिमेंट लिखा है 1, वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को। 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए को, 1 सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तभी तो एक ऐसा सेट जिसमें 1 प्रेजेंट है वो इसके पावर सेट को बिलोंग करेगा, क्योंकि वो सेट ए का सबसेट होगा। तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट है x, अगर वो पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट लिखा है वो पक्के से a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करता होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? एंड एलिमेंट जो है वो a में भी है एंड वो b में भी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट है ये a में भी प्रेजेंट है और ये एलिमेंट b में भी प्रेजेंट है, तभी तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है। अगर कोई एलिमेंट सेट a में प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर वो एलिमेंट होगा वो किसको बिलोंग करेगा? वो a के पावर सेट को बिलोंग करेगा पक्के से। क्यों? अगर ये 2 a को बिलोंग करता है, अगर ये 2 बिलोंग कर रहा है a को, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर 2 प्रेजेंट है वो पक्के से इस सेट का सबसेट है, तो वो किसको बिलोंग करेगा? वो a के पावर सेट को बिलोंग करेगा। तो एक ऐसा सेट जिसमें x है वो a के पावर सेट को बिलोंग कर रहा है, एंड सेम वही सेट जिसके अंदर x है वो b के पावर सेट को भी बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? बीच में एंड का साइन दिखाई दे रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, इसको अगर हम एक एलिमेंट कंसिडर करके चलें, इस सेट को, ये a के पावर सेट में भी है और b के पावर सेट में भी है। इसका क्या मतलब है? इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी ये ज़रूर प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो ये एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी प्रेजेंट होगा। इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर x प्रेजेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है? पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b बिलोंग कर रहा है इसको। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो एलिमेंट हम कह रहे थे कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन को, ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, वो पक्के से पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी को भी बिलोंग कर रहा है ना? तो ये तो सबसेट की डेफिनेशन आ गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो हमें क्या पता चला कि कोई एलिमेंट जो है अगर वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, तो इसका मतलब वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी को। इसका मतलब हम पक्के से कह सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ये इसके सारे एलिमेंट्स क्योंकि इस सेट में प्रेजेंट है, यानी ये सेट इस सेट का सबसेट है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम करते हैं इसी का रिवर्स। ठीक है, अब अभी तो हमने प्रूव किया है कि ये वाला सेट इसका सबसेट है। अब हमें ये प्रूव करना है ये जो LHS में सेट लिखा हुआ है ये भी RHS वाले सेट का सबसेट है। दोनों एक दूसरे का सबसेट प्रूव होंगे तभी ये दोनों सेट्स इक्वल प्रूव होंगे। तो वही हम करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट है y और वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b को। इस सेट को बिलोंग कर रहा है, जो भी सेट बन रहा है ये इन दोनों का इंटरसेक्शन करके उस सेट में ये प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है y, ये किसको बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है इस सेट को भी और इस सेट को भी, दोनों को बिलोंग कर रहा है, तभी तो इन दोनों के पावर सेट में प्रेजेंट है। तो एक ऐसा सेट जिसमें y है वो पावर सेट ऑफ a को भी बिलोंग कर रहा है, एंड एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट y है वो पावर सेट ऑफ b को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब ये एक ऐसा सेट जिसमें प्रेजेंट है एलिमेंट y, वो a के पावर सेट में है, तो इसका पक्के से मतलब क्या है कि ये y a को बिलोंग करता होगा। ऐसे क्योंकि एक ऐसा सेट जिसके अंदर y प्रेजेंट है वो b के पावर सेट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये y पक्के से b को बिलोंग करता होगा। अब ये क्या आ गई? ये तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आ गई। y एलिमेंट सेट a में भी है और सेट b में भी है, इसका मतलब ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। और अगर y एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर y एलिमेंट है वो किस में प्रेजेंट होगा? इस सेट के पावर सेट में पक्के से प्रेजेंट होगा। ठीक है,
तो कहाँ से हमने शुरू किया था कि ये पर्टिकुलर जो सेट है ये पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी को बिलोंग कर रहा है। कहाँ हम पहुँच गए कि सेम वही सेट जो है वो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग कर रहा है, यानी इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें भी प्रेजेंट हैं। तो हमें क्या पता चला, y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी implies this set containing y belongs to power set of a intersection b। इसके सारे एलिमेंट्स इसको भी बिलोंग करते हैं। इसका मतलब पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, क्योंकि कोई भी दो सेट्स ए और बी अगर ऐसे हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो हम कह सकते हैं कि ए और बी सेट्स इक्वल हैं। तो हमें क्या पता चला, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो अब आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, देखते हैं इसको। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन अनदर। इन सेट्स को देखकर आपको डिसाइड करना है इनमें से कौन सा सेट दूसरे सेट्स का सबसेट है। तो सेट ए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, तो पहले हम इसको चेंज करते हैं रोस्टर फॉर्म में। कैसे करेंगे, हमें क्या बोला है, ऐसे सारे x का सेट है कि x रियल नंबर है और x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका कोई सोल्यूशन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है हमारे पास। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 6 माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 0 है या फिर x माइनस 6 0 है, तो दो सोल्यूशन इसकी क्या निकल कर आए, x या तो 2 है या तो x 6 है। तो सेट ए हमारा क्या बन गया, 2,6। ये दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे सेट ए में। सेट बी हमें दे रखा है 2,4,6, ये तीन एलिमेंट्स हैं इसमें। सेट सी हमें दे रखा है इवन नंबर्स का सेट 2, 4, 6, 8, इनफाइनाइट सेट है ये एक। ठीक है, आगे कंटिन्यू हो रहा है। और सेट डी हमें दे रखा है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट 6 प्रेजेंट है बस। अब हमें ये देखना है इसमें से कौन सा सेट किसका सबसेट हमें दिखाई दे रहा है। तो सेट ए को अगर हम पहले देखें, ए के क्या सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, बिल्कुल ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। ए में 2 है, बी में भी 2 है, ए में 6 है, बी में भी 6 है, इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए बी का सबसेट है। ए और सी को देखते हैं, ए के सारे एलिमेंट्स क्या सी में भी प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, 2 और 6। तो ए जो है वो सी का भी सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट्स क्या डी में प्रेजेंट है, नहीं, इसका मतलब ए डी का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको भी। चलो, ये क्या था, इज ए सबसेट ऑफ सी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी, ए डी का सबसेट नहीं है। बी सेट को अगर हम देखें, क्या बी ए का सबसेट है, क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, बी में हमें दिखाई दे रहा है 4 प्रेजेंट है, जबकि ए में तो 4 नहीं है, तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्या बी सी का सबसेट है, तो बी के सारे एलिमेंट्स क्या सी में प्रेजेंट है, 2, 4, 6 बिल्कुल प्रेजेंट है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी। क्या बी डी का सबसेट है, क्या बी के सारे एलिमेंट्स डी में है, नहीं, 2 भी नहीं है और 4 भी नहीं है, तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। सी सेट को चेक करते हैं, सी 2, 4, 6, 8 सारे इवन नंबर्स, क्या ये सारे नंबर सेट ए में प्रेजेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। सेट ए में तो सिर्फ दो ही नंबर्स प्रेजेंट है, 2 और 6, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सी और बी को चेक करते हैं, क्या सी के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि 8, 10, 12 इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सी बी का सबसेट भी नहीं है। क्या सी डी का सबसेट है, क्या सी के सारे एलिमेंट्स डी में हैं, बिल्कुल भी नहीं है, सी तो बहुत बड़ा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, और डी में सिर्फ एक ही एलिमेंट्स है, तो सी एलिमेंट है, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। डी को अगर हम देखें, क्या डी ए का सबसेट है, डी में एक एलिमेंट है 6, वो ए में प्रेजेंट है, तो डी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या डी बी का सबसेट दिखाई दे रहा है, 6 बी में भी प्रेजेंट है, तो डी इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या डी सी का सबसेट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, डी इज अ सबसेट ऑफ सी।
ठीक है। उसके अलावा हमें पता है कि हर सेट अपना खुद का भी सबसेट होता ही है, पर यहाँ तो खैर वन अनदर की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, इतना ही आंसर हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल गया इसमें से, ए बी का सबसेट है, ए सी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, और डी ए का सबसेट है, डी बी का भी सबसेट है, और डी सी का भी सबसेट है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। जो भी स्टेटमेंट लिखा है पहले तो आपको ये चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो इसको प्रूव करना है, और अगर ये फॉल्स है तो एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल लेकर ही हम इसको प्रूव करने की देखते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है कि कोई एलिमेंट x है, अगर वो सेट ए में है, सेट ए को बिलोंग करता है, और ये पूरा सेट ए सेट बी को बिलोंग करता है, तो ये एलिमेंट x सेट बी को भी बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ठीक है, तो कोई सेट ए हम कंसिडर कर लेते हैं, अपना सेट ए हमारे पास, सपोज उसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लें, सपोज 2 ले लेते हैं, तो ये जो 2 है ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है। तो हमारा x क्या है, यहाँ पर x हमारा 2 है, 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए को। दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है, जो सेट ए है ये बी को बिलोंग कर रहा है, बी का सबसेट नहीं है, बी को बिलोंग कर रहा है। यानी एक सेट बी ऐसा है जिसके अंदर ये पूरा सेट ए प्रेजेंट है। तो सेट बी एक बना लेते हैं जिसके अंदर 1, 2 पूरा सेट ए प्रेजेंट है, साथ में कोई और भी एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं 3 है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो सेट ए है, सेट ए वो बिलोंग कर रहा है सेट बी को। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं कि क्या एलिमेंट x b को बिलोंग कर रहा है। क्या 2 सेट b में प्रेजेंट है, बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट है। 2 सेट b में प्रेजेंट है हम कब बोलते हैं, जब यहाँ पर एक 2 लिखा हुआ होता। यहाँ पर तो ये पूरा सेट 1, 2 प्रेजेंट है, लेकिन 2 एलिमेंट अलग से सेट b में प्रेजेंट नहीं है, तो 2 b को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट क्या कह रहा था, अगर ऐसा है तो ये x पक्के से सेट b को बिलोंग करेगा। हमने क्या देखा, उस तरह के हमने एग्जाम्पल्स लिए, लेकिन हमने देखा कि 2 a को तो बिलोंग कर रहा है, और a जो है वो b सेट b को बिलोंग कर रहा है, लेकिन फिर भी 2 सेट b को बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये हो गया हमारा उसका एग्जाम्पल। सेकेंड देखते हैं, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c, देन a बिलोंग्स टू c। ए और बी ऐसे दो सेट्स हैं कि ए बी का सबसेट है। तो कुछ सेट्स ले लेते हैं। सेट ए है सपोज हमारे पास, उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, और सेट बी हमारे पास है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, तो ए बी का सबसेट है। अब हमें क्या बनाना है, बी बिलोंग्स टू सी, एक ऐसा सेट सी हमें चाहिए कि सेट बी उसको बिलोंग करता है, यानी उसका एक एलिमेंट है, तो इसके अंदर प्रेजेंट है सेट बी। ठीक है, सबसेट नहीं कह रहे हैं ये जो सेट बी है ये इस सेट सी का एक एलिमेंट है। तो हमने इस सेट सी के अंदर ये पूरा सेट रख दिया, और साथ में सपोज कोई और एलिमेंट भी है, इसमें 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हमने कर दी, दूसरी वाली, सेट बी बिलोंग्स टू सेट सी। ठीक है, अब देखते हैं क्या A बिलोंग्स टू C, क्या सेट A C को बिलोंग कर रहा है। सेट A क्या है, सेट A है 1, 2। क्या इस C सेट में 1, 2 ये सेट प्रेजेंट है, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। 1, 2, 3 ये सेट तो प्रेजेंट है, लेकिन 1, 2 ये वाला सेट तो प्रेजेंट नहीं है। तो दिस डज नॉट बिलोंग टू सेट C, यानी A डज नॉट बिलोंग टू C। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है, और ये जो ऊपर हमने लिखा वो हो गया उसका एग्जाम्पल, क्योंकि अगर ये फॉल्स है तो हमें उसका एग्जाम्पल देना था। थर्ड पार्ट पर आते हैं इसके। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं अगर ए और बी, ए बी सी 3 सेट्स हैं, ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो ए पक्के से सी का सबसेट होगा। तो एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, पहले तो ट्रू है या फॉल्स है। सेट ए सपोज हमने ले लिया 1, 2, और सेट बी हमने ले लिया 1, 2, 3।
तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है इसलिए ए बी का सबसेट है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, बी इज़ ए सबसेट ऑफ सी। तो एक सेट सी और ऐसा लेते हैं जिसके अंदर बी के सारे एलिमेंट्स हों, तो सेट सी ले लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, बी इज़ ए सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स सी में प्रेजेंट है। तो क्या ए भी सी का सबसेट है, ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2, क्या ए के सारे एलिमेंट्स सी में हैं, बिल्कुल है। तो इसका मतलब हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए इज़ ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि if an element x belongs to A, this implies x belongs to C। तो A के सारे एलिमेंट C में प्रेजेंट है तो A C का सबसेट है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इसका मतलब ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आप इसको प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करके देखते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं। पहली कंडीशन हमें क्या गिवन है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B। सबसेट की डेफिनेशन यही है, कोई एलिमेंट A में है तो वो पक्के से B में भी होगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरी बात हमें दी है B इज़ ए सबसेट ऑफ C, B सेट C का सबसेट है, इसका मतलब क्या है, अगर एलिमेंट x B में प्रेजेंट है तो पक्के से वो C में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है, पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कोई एलिमेंट अगर A में है तो B में होगा, और दूसरा कह रहा है अगर B में है तो C में होगा। इससे हमें क्या पता चला, अगर कोई एलिमेंट A में है तो कोई एलिमेंट तो वो पक्के से C में भी होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 स्टेटमेंट हमें क्या पता चला कि x बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू C, कोई एलिमेंट A में है तो वो C में भी है, तो इसका मतलब क्या है कि A इज़ ए सबसेट ऑफ C, A C का सबसेट है क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स C में भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका ट्रू है या फॉल्स है। तो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। इस बार हमें इस तरह के दो सेट्स लेने हैं कि सेट A सेट B का सबसेट नहीं है। तो सेट A ले लेते हैं कोई, हम सपोज वही 1, 2 ले लिया। अब सेट B हम ऐसा लेना होगा हमें कि A B का सबसेट नहीं हो, यानी A के सारे एलिमेंट्स उसमें नहीं होने चाहिए। तो सेट B हमने ले लिया 2, 3। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 A में है लेकिन B में नहीं है, तो यानी A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। फिर क्या बोला है, B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ C। तो C सेट एक इस तरह से लेना है हमें कि B के सारे एलिमेंट्स उस C में नहीं होने चाहिए। C सेट हमने ले लिया एक, B के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 रख लेते हैं और 2 रख लेते हैं और 4 रख लेते हैं। ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है 3 जो है वो B को बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 C को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ C, B के सारे एलिमेंट C में नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ C, A C का सबसेट पक्के से नहीं होगा। क्या ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, A के सारे एलिमेंट्स तो हमें C में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, A इज़ अ सबसेट ऑफ C, A C का सबसेट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, A के सारे एलिमेंट C में प्रेजेंट हैं। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसका एग्जाम्पल ये जो हमने ऊपर दिया है। C सेट अगर आप कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पर सपोज करें कि अगर C सेट हमने ले लिया होता यहाँ पर 1, 3, 4 ये ले लिया होता, तब भी हम क्या देखते हैं कि B के सारे एलिमेंट्स तो C में नहीं है, क्योंकि 2 B में है लेकिन 2 C में नहीं है, तो B तो अभी भी C का सबसेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि ये जो A सेट है ये भी C का सबसेट नहीं होता, क्योंकि A में 2 प्रेजेंट है जबकि C में 2 प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में A भी C का सबसेट नहीं होता। लेकिन ये कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर A B का सबसेट नहीं है और B C का सबसेट नहीं है तो पक्के से A C का सबसेट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का। इसमें क्या कह रहे हैं, x कोई एलिमेंट है जो A में प्रेजेंट है, x बिलोंग्स टू A, और A B का सबसेट नहीं है, तो x B को बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल्स लेते हैं फिर से कोई, सपोज करते हैं हमारे पास सेट A है
1, 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 2 जो एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। x बिलोंग्स टू ए, x की जगह हो गया 2 बिलोंग कर रहा है ए को। और सेट ए बी का सबसेट नहीं चाहिए, तो बी सेट हम कोई ऐसा ले लेते हैं जो ए का कि ए उसका सबसेट नहीं हो। तो बी सेट हम क्या ले सकते हैं, बी सेट हम ले लेते हैं 2, 3 ऐसे ले लेते हैं। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब हम देखते हैं क्या हमारा जो एलिमेंट था ओरिजिनल ये 2, क्या ये सेट बी को बिलोंग कर रहा है। यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है 2 बिलोंग्स टू सेट बी बिलोंग कर रहा है, तो अभी तो हमें ऐसे लग रहा है ये स्टेटमेंट ट्रू है। पर ये चेक कर लें क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ही ट्रू होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ केसेस में ट्रू और कुछ केसेस में फॉल्स हो। तो सपोज कीजिए यहाँ पर हमने सेट बी ले लिया होता कुछ और, सपोज हमने सेट बी ले लिया होता 4, 5। अब भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए बी का सबसेट नहीं है। लेकिन क्या अब जो ये 2 है वो सेट बी को बिलोंग कर रहा है। अब हमें दिखाई दे रहा है 2 सेट बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, तो ऐसा नहीं है कि हर केस में ये होगा ही होगा। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि अगर x a को बिलोंग कर रहा है और a b का सबसेट नहीं है तो हमेशा जो x है वो b को बिलोंग करेगा। पर हमने क्या देखा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। 6 पार्ट पर आते हैं इसके, तो 6 पार्ट में कह रहे हैं a b का सबसेट है। ठीक है, और कोई एलिमेंट x है जो b को बिलोंग नहीं करता, तो वो x a को भी बिलोंग नहीं करेगा। अब आप इसको थोड़ा सा अगर विजुलाइज करेंगे तो आपको ये साफ साफ वैसे दिखाई दे जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ए बी का सबसेट है, तो इसका क्या मतलब है, अगर सेट बी हमारा ये है तो ए सेट एक ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो कहाँ बनेगा, बी के अंदर बनेगा उसका सर्कल। तो ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। अब कह रहे हैं एक्स अगर बी में नहीं है, कोई एलिमेंट है जो बी में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या वो ए में हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स तो खुद ही बी में प्रेजेंट है। तो अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो वो पक्के से ए में भी नहीं होगा, कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो वो बाहर होगा, बाहर होगा तो वो पक्के से ए में नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन हम एग्जाम्पल लेकर इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो सपोज कोई सेट ए हमने ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और सेट बी हमने ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो अब कोई एलिमेंट हम देखते हैं जो बी को बिलोंग नहीं करता, तो जैसे 4 है, 4 हमें दिखाई दे रहा है 4 बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या 4 ए को बिलोंग करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, 4 ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए में तो सारे वही एलिमेंट्स हैं जो बी के अंदर हैं, बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स हैं। तो अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो वो ए में हो ही नहीं सकता, ए में वो एलिमेंट होता तो वो पक्के से बी में होता, क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब अगर ये ट्रू है तो हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा, कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको हम प्रूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। हम ये मानकर चलते हैं कि लेट एलिमेंट जो x है वो a को बिलोंग कर रहा है, हमें प्रूव क्या करना था, x डज नॉट बिलोंग टू a, हमने इसको कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रू मान लिया, हमने मान लिया एलिमेंट x है वो a को बिलोंग कर रहा है। अब हमें पता है कि x अगर a को बिलोंग करेगा तो वो पक्के से b को भी बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि हमें गिवन है कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b, सबसेट की डेफिनेशन ही है a के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, x डज नॉट बिलोंग टू b, तो बट इट इज़ गिवन दैट, हमें गिवन क्या है, x डज नॉट बिलोंग टू b, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हमें तो कुछ और पता चल रहा है और क्वेश्चन वाले कुछ और कह रहे हैं, तो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमारी जो ये एजम्पशन है गलत है, तो सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ये जो हमने एज्यूम किया था ये हमने एज्यूम ही गलत किया था, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आई है, हमारी एजम्पशन जो है वो रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या है कि x डज नॉट बिलोंग टू a, x a को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, x b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो x a को भी बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहे हैं, ए बी सी 3 सेट्स हैं इस तरह से कि ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के, ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के, ये हमें गिवन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। और साथ में और क्या गिवन है हमें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन सेम है, और ए और बी का यूनियन और ए और सी का यूनियन भी सेम है। हमें ये प्रूव करना है कि अगर ऐसा है तो सेट बी सेट सी के इक्वल होगा। तो ये है हमारा टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो। तो B और C दो सेट्स हैं, इनको हमें इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, अगर हम प्रूव कर दें B C का सबसेट है और C B का सबसेट है तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। वही हम करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट सम एलिमेंट X है वो बिलोंग कर रहा है सेट B को, ठीक है, कोई एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट है। अब हमें पता है कि कोई एलिमेंट अगर सेट B में प्रेजेंट है तो किसी भी सेट के साथ उसका हम यूनियन करेंगे तो उसमें भी पक्के से वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा। यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स होते हैं, जो इस सेट में हैं और जो इस सेट में है दोनों होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर x b में है तो x a यूनियन b में भी ज़रूर प्रेजेंट होगा। b का आप a के साथ यूनियन करोगे उसमें भी ये एलिमेंट पक्के से प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब A यूनियन B पर हमें इक्वल गिवन है A यूनियन C के, तो इसका मतलब X किसको और बिलोंग करेगा, A यूनियन C को भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है कि A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, ठीक है। A यूनियन C को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि X या तो A में है या फिर X C में है। यूनियन का मतलब ये है कि या तो इसमें या तो इसमें। तो X या तो A को बिलोंग कर रहा है या तो X C को बिलोंग कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, X B को बिलोंग कर रहा है, ये पक्की बात है। अगर B को बिलोंग कर रहा है तो साथ में या तो वो A को बिलोंग कर रहा है या फिर B के साथ में वो C को बिलोंग कर रहा है। तो इससे हमारे पास दो केसेस बनकर आ गए, क्या क्या, कि X B को बिलोंग कर रहा है एंड X A को बिलोंग कर रहा है। पहला केस तो ये इसको और इसको बिलोंग कर रहा है, या फिर X B में है एंड B के साथ साथ वो C में है। क्योंकि हमें क्या पता चला यहाँ से कि B में है तो या तो वो A में है या तो वो C में, इन दोनों में से एक में तो पक्का है। तो या तो वो B और A में है या फिर वो B और C में है। B में तो वो है ही है, हमने एज्यूम ही ये किया था शुरू में। तो या तो हमारा जो X है वो B एंड A दोनों में है या फिर हमारा X B एंड C दोनों में है। तो X B में भी है और X A में भी है, इसका मतलब क्या है, X A इंटरसेक्शन B में प्रेजेंट है। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन ये है कि दोनों सेट्स में जो एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन बी में आता है। और हमें गिवन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी में है तो वो ए इंटरसेक्शन सी में भी होगा। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब दोनों में प्रेजेंट, ए में भी प्रेजेंट है और सी में भी प्रेजेंट है। इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है का क्या मतलब है कि एक्स ए में भी है एंड एक्स सी में भी है, इसका मतलब एक्स पक्के से सी में भी प्रेजेंट है। और इस केस में भी हमें क्या मिला, एक्स सी में प्रेजेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है हमारा वो C में पक्के से प्रेजेंट है। शुरू कहाँ से किया था, हमने देखा था एलिमेंट B को बिलोंग कर रहा है और हमारे पास क्या निकल कर आया कि अगर वो B को बिलोंग कर रहा है तो वो पक्के से C को भी बिलोंग कर रहा है। तो हमें मिला इफ़ x बिलोंग्स टू B implies x बिलोंग्स टू C। ये तो सबसेट की डेफिनेशन हो गई, इसका मतलब B इज अ सबसेट ऑफ C। ये बन गया हमारा पहला स्टेटमेंट, B इज अ सबसेट ऑफ C। ऐसे ही हम प्रूव करते हैं C इज अ सबसेट ऑफ B। कैसे प्रूव करेंगे, तो कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एलिमेंट y है। इस बार हमें क्योंकि C को B का सबसेट प्रूव करना है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो सेट C को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर वो सेट C को बिलोंग कर रहा है तो C के किसी के साथ भी यूनियन को वो पक्का बिलोंग करेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि फिर वो A यूनियन C को भी बिलोंग करेगा। अब A यूनियन C किसके इक्वल गिवन है, वो गिवन है A यूनियन B के इक्वल, तो वो A यूनियन B को भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि A यूनियन C और A यूनियन B इक्वल है, यानी दोनों में सेम ही एलिमेंट्स हैं। तो कोई एलिमेंट A यूनियन C में है तो वो A यूनियन B में भी है। A यूनियन B का मतलब ये है कि ये एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है या फिर ये एलिमेंट B को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा, एक एलिमेंट जो पक्के से Y में है वो या तो A में है या फिर B में है, दोनों में से एक कंडीशन तो पक्का है। इसका क्या मतलब है कि Y या तो C एंड A में है
या तो ऐसा है कि वो सी में है और साथ में ए में है, या फिर ऐसा है कि वो एलिमेंट सी में है और साथ में वो एलिमेंट बी में है, क्योंकि सी में तो वो पक्का है ही और हमें पता है इन दोनों में से एक में भी वो पक्का है, तो या तो वो सी और ए में है या फिर वो सी और बी में है। ठीक है, तो अगर वो y एलिमेंट सी में भी है और ए में भी है, इसका मतलब वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी हमें किसके इक्वल गिवन है, इंटरसेक्शन बी के, तो यानी वो ए इंटरसेक्शन बी में भी प्रेजेंट है, क्योंकि हमें गिवन है कि ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, वो ए में भी प्रेजेंट है एंड वो बी में भी प्रेजेंट है, यानी वो एलिमेंट जो सी में प्रेजेंट है वो पक्के से बी में प्रेजेंट है। दूसरा केस में तो हमारे पास था ही कि वो बी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें ये पता चला कि एलिमेंट y अगर C में प्रेजेंट है तो इसका मतलब एलिमेंट y B में भी पक्के से प्रेजेंट है, यानी C इज़ अ सबसेट ऑफ B। ये मिल गया हमें दूसरा स्टेटमेंट हमारा। अब 1 एंड 2 स्टेटमेंट से हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि B C का सबसेट है और C B का सबसेट है, इसका मतलब B इज इक्वल टू C, सेट B और सेट C इक्वल हैं, जो हमें प्रूव करना था। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। हमें प्रूव करना है ये चारों एक ही बात है जो ये कह रहे हैं। हम कहें A इज अ सबसेट ऑफ B, या हम कहें A माइनस बी इज इक्वल टू 5, या हम कह रहे हैं A यूनियन B B है, या हम कह रहे हैं A इंटरसेक्शन B A है, तो ये चारों अलग अलग बातें नहीं है, ये सेम ही बात है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, अब हमें पता है कि A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब क्या है कि कोई एलिमेंट अगर A में प्रेजेंट है तो वो पक्के से बी में भी प्रेजेंट होगा, है ना। अगर हम इसको वेन डायग्राम से विजुलाइज करें तो कैसे कर सकते हैं, अगर हमने सेट ए और सेट बी इस तरह से बना दिए तो क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हमें एलिमेंट्स कुछ दिखाई दे रहे हैं जो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इस कंडीशन को हम कैसे बना सकते हैं, इस कंडीशन को हम बना सकते हैं, यहाँ तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी को हम कैसे बना सकते हैं कि अगर हम सेट बी के अंदर ही सेट ए बना रहे हैं तो हम पक्के से कह सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका क्या मतलब है, अगर आप a में से b माइनस करोगे तो क्या होगा, ये पूरे एलिमेंट्स तो हट ही जाएंगे सेट, क्योंकि a के सारे एलिमेंट्स b में हैं, तो a में से b माइनस करते ही ये सारे एलिमेंट्स खत्म, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा मतलब 5 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ x, ऑल एलिमेंट्स ऑफ a बिलोंग टू b, a के सारे एलिमेंट्स b में है, इसका मतलब अगर a में से हम b सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो a में हो और b में ना हो, तो सारे एलिमेंट्स हट जाएंगे a में से b को माइनस करते ही, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, सिमिलरली उल्टा, अगर हमें गिवन है a माइनस बी इज इक्वल टू 5, हमें गिवन है कि a माइनस बी जो है वो 5 है, a माइनस बी 5 होने का क्या मतलब है, a में से आपने b माइनस किया तो आपके पास कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ a बिलोंग टू b, ऑल एलिमेंट्स ऑफ a बिलोंग टू सेट b। a के सारे एलिमेंट्स b में हैं, तभी तो a में से b माइनस किया तो कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या है, a के सारे एलिमेंट्स b में है, यानी a इज ए सबसेट ऑफ b। तो हमने क्या देखा, ये फर्स्ट और सेकेंड ये कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, एक ही बात है, हम ये बोलें चाहे हम ये बोलें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। यहाँ पर भी आप क्या देखोगे, अगर हमारे सेट्स इस तरह से होते, ए बी का सबसेट नहीं होता, तो ए यूनियन बी क्या बी के इक्वल होता, ए यूनियन बी होता है ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट, तो इसमें तो हमें दिखाई दे रहा है कि ए के भी कुछ एलिमेंट्स आते तो वो बी के इक्वल नहीं होता। ए यूनियन बी बी के इक्वल सिर्फ तब हो सकता है जब ए के सारे एलिमेंट्स पहले से ही बी में प्रेजेंट हो, है ना। तो अगर हमें गिवन है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, ऑल एलिमेंट्स of set A are
प्रेजेंट इन बी, बी में भी प्रेजेंट है, तभी तो वो ए यूनियन बी बी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही अगर हम इसका रिवर्स देखें तो क्या वो भी ट्रू होगा, तो देखते हैं हम। अगर हमें दे रखा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका तो पक्के से मतलब क्या है कि ए यूनियन बी क्या होगा, वो बड़ा वाला सेट ही होगा। ये तो हमने लॉज में ही पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे सबसेट्स की, तो हमने देखा था कि अगर कोई दो सेट्स ऐसे हैं कि एक दूसरे का सबसेट है तो उन दोनों का यूनियन हमेशा बड़ा वाला सेट ही होगा, क्योंकि उनका यूनियन क्या होगा, ये पूरा होगा ए और बी का यूनियन, तो वो क्या आएगा, सेट बी के इक्वल आएगा। एग्जाम्पल लेकर भी हम इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज सेट ए है हमारे पास 1,2 और सेट बी है हमारे पास 1,2,3। क्या दिखाई दे रहा है हमें, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं। तो ए यूनियन बी आप करोगे तो क्या मिलेगा, इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स, तो हमें क्या मिला, हमें सेट बी ही मिला। ठीक है। और क्या कंडीशन दे रखी है हमें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल है। अब यहाँ भी अगर आप देखें इन्हीं दोनों वेन डायग्राम्स को, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल कब होगा, वो बी के इक्वल सिर्फ तब होगा जब ए और बी के सारे कॉमन एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होंगे। जब, और ऐसा कब होगा, जब ए बी का सबसेट होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन ही तो ए हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो, ए बी का सबसेट नहीं हो, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कभी भी सेट बी के इक्वल नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी ए होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, तभी तो दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट सेट ए ही है। और इसका मतलब क्या है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ऐसे ही अगर हम इसका उल्टा देखें तो वो तो हमने जब लॉज पढ़े थे तभी पढ़ा था कि अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी, उन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा छोटा वाला सेट होता है। ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, छोटा वाला सेट, जो सबसेट है ए ही होगा। इसको भी एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले एग्जाम्पल ले लें, ए क्या है हमारा 1,2, बी क्या है हमारा 1,2,3। हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो आप ए इंटरसेक्शन बी इस केस में निकालोगे तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2, यानी वो किसके इक्वल निकल कर आया, वो सेट ए के ही इक्वल निकल कर आ रहा है। इसका मतलब ये सारी कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं एंड में यहाँ पर, तो सो ऑल द 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। हम ऐसे बोलें, ऐसे बोलें, ऐसे बोलें, ऐसे बोलें, ये सब एक ही बात है। ऑल द 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अगर ए बी का सबसेट है तो सी माइनस ए का सबसेट होगा। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये चीज़ तो हमें गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है ये चीज़ कि सी माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो करते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई एलिमेंट अगर ए में है तो वो पक्के से बी में भी है। ठीक है, और कोई एलिमेंट अगर बी में नहीं है तो वो पक्के से ए में भी नहीं होगा। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, हम पहले यहीं से शुरू करते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स है और सपोज कीजिए वो बिलोंग कर रहा है किसको, सी माइनस बी को, सी माइनस बी इस सेट को वो बिलोंग कर रहा है। लेट सम एलिमेंट एक्स बिलोंग टू सी माइनस बी। इसका मतलब क्या है, अब आपको पता है ए माइनस बी इस सेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ऐसे सारे एलिमेंट्स का सेट कि वो एलिमेंट ए में तो है लेकिन वो एलिमेंट बी में नहीं है। तो x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग टू B। ये मिला हमें यहाँ से। x अगर C माइनस B में है इसका मतलब वो C में तो है लेकिन B में वो नहीं है, क्योंकि C में से हमने B को हटा दिया है तब वो x बचा है। तो x C में है लेकिन x B में नहीं है। अब हमें क्या पता है कि
A इज ए सबसेट ऑफ B, तो इसका मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में है। इसका क्या मतलब है, कोई एलिमेंट अगर B में नहीं है तो वो एलिमेंट A में भी नहीं होगा। तो सो इफ X डज नॉट बिलोंग टू B, तो इसका मतलब वो A को भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये सेट B है और A है उसका सबसेट ये, तो कोई एलिमेंट अगर B में है ही नहीं, B के बाहर है, तो ऑब्वियसली वो A के भी बाहर ही होगा, वो A को बिलोंग नहीं करेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग टू A। रीज़न क्या है उसका कि A B का सबसेट है, तो B में कोई एलिमेंट नहीं है तो वो A में भी पक्के से नहीं हो सकता। और ये बन गई हमारी डिफरेंस ऑफ सेट्स की डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू c माइनस ए। एक्स सी माइनस ए को बिलोंग कर रहा है। अब स्टार्ट हमने कहाँ से किया था कि एलिमेंट c माइनस बी इस सेट में प्रेजेंट है, और हमें क्या पता चला, अगर वो इस सेट में है तो c माइनस ए इस सेट में भी है। इसका मतलब दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो हमें पता चला कि x बिलोंग्स टू c माइनस बी इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c माइनस ए। और इसका सीधा सा मतलब क्या है कि C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 6 पर। एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। शो दैट A इज इक्वल टू B। ये तो हमें प्रूव करना है A इज इक्वल टू B। और गिवन क्या है हमें, ये चीज़ हमें गिवन है, पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। ठीक है, तो दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, तो अप्रोच तो हमारी वही रहनी है कि ये सेट इसका सबसेट दिखा देते हैं और ये सेट इसका सबसेट प्रूव कर देते हैं, तो दोनों सेट्स इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपनी कहानी वहीं से। सपोज कोई एलिमेंट है x, वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को। ठीक है, सेट ए में कोई एलिमेंट है, इसका क्या मतलब है, कोई ऐसा सेट जिसके अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, ए के पावर सेट को बिलोंग करेगा। जैसे हमने शुरू में बात की थी, सेट ए है हमारा अगर 1, 2, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर 2 प्रेजेंट है वो क्या होगा, वो ए का सबसेट होगा। ए का सबसेट होगा तो इसका मतलब वो किसको बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा ए के पावर सेट को, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए यानी सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। तो अगर कोई एलिमेंट एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक्स प्रेजेंट है वो ए के पावर सेट को बिलोंग करता है। अब हमें गिवन क्या है, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। तो क्योंकि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी में तो सेम ही एलिमेंट्स हैं, तो अगर ये सेट पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है तो ये सेट पावर सेट ऑफ बी को भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमें गिवन है पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। अगर कोई सेट जिसके अंदर x प्रेजेंट है वो पावर सेट ऑफ b को बिलोंग कर रहा है, यानी इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखा है वो इस सेट b में प्रेजेंट है, तो x बिलोंग्स टू b, x b को बिलोंग कर रहा है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि ये सेट जिसके अंदर 1 प्रेजेंट है, ये सेट बिलोंग कर रहा है a के पावर सेट को, ये बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ a को। तो ये कब बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए को, जब ये सेट इस ए का सबसेट होगा। और ये सेट ए का सबसेट कब होगा, जब इसके अंदर जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो ए के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब 1 जो है वो सेट ए को बिलोंग करेगा। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो पक्के से बी में भी है, यानी x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी। और इसका मतलब क्या है कि a इज अ सबसेट ऑफ b। ये आ गया हमारा पहला स्टेटमेंट। ऐसे ही हम प्रूव करेंगे b इज अ सबसेट ऑफ a। तो हम कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, लेट सम एलिमेंट y है, वो बिलोंग कर रहा है b को। इस बार b से शुरू करते हैं। अगर y b में प्रेजेंट है तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर y है वो किसको बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ b को बिलोंग करेगा। और पावर सेट ऑफ b किसके इक्वल गिवन है, पावर सेट ऑफ a के इक्वल गिवन है, यानी ये सेट और किसको बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ a को। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है कि पावर सेट ऑफ b इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a। तो अगर y कंटेनिंग सेट a के पावर सेट में प्रेजेंट है, इसका मतलब y किस में प्रेजेंट है, y a में प्रेजेंट है। तो हमें क्या मिला, कोई एलिमेंट अगर b में है तो वो पक्के से a में भी है। y बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a। ये हो गई सबसेट की डेफिनेशन, यानी b इज ए सबसेट ऑफ a। b a का सबसेट है, ये मिल गया दूसरा स्टेटमेंट। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला, क्योंकि a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, इसका मतलब a और b दोनों इक्वल सेट्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Is it true that for any sets A and B, power set of A union power set of B is equal to power set of A union B? Justify your answer. हमें पूछ रहे हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर हमें पक्के से पता होता है ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम क्या करते हैं, इसको प्रूव कर सकते थे। जैसे हम पीछे प्रूव कर रहे थे कि ये पूरा इसका सबसेट प्रूव करते हैं और ये पूरा इसका सबसेट हम प्रूव करते हैं। लेकिन अभी हमें पता ही नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हमें बोला है सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेकर देखेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास सेट ए है। सेट ए हमने बना लिया 1, 2 और ऐसे ही कोई सेट बी मान लिया हमने, वो है सपोज हमारे पास 2, 3। ठीक है, तो सेट ए ये हमने 1, 2 मान लिया, सेट बी हमने मान लिया 2, 3। अब क्या क्या हमें फाइंड करना है, ए यूनियन बी हमें फाइंड करने की यहाँ पर ज़रूरत दिखाई दे रही है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, लेकिन सिर्फ ए यूनियन बी से काम नहीं चलेगा, हमें क्या निकालना है, इन सबके पावर सेट्स भी यहाँ पर फाइंड करने होंगे। तो पहले निकालते हैं हम पावर सेट ऑफ ए, यानी ए के सारे सबसेट्स का सेट। तो ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, यानी 2 to the power 2। तो कितने सबसेट्स बनेंगे, इसके 4 सबसेट्स बनेंगे। एक तो 5 होगा, एक ये सेट होगा जिसके अंदर 1 है, एक ये सेट जिसके अंदर 2 है और एक ये सेट खुद। ये 4 बन गए हमारे पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स। ऐसे पावर सेट ऑफ बी हम निकालते हैं, इसके भी 4 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से, 5 होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये सेट खुद होगा। ठीक है, ये बन गया। अब हमें क्या देखना है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। तो यूनियन कर लेते हैं इन दोनों का, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, यानी इसके भी एलिमेंट्स और इसके भी एलिमेंट्स। 5, 1, 2। ठीक है, और 5 तो हमने लिख लिया, 2 हमने लिख लिया, 3 भी ले लेते हैं दूसरे सेट में से, 1, 2 और 2, 3, ये सब आ गए इसमें। ठीक है, इनका यूनियन किया तो ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे सेट्स इसके अंदर आ गए। 5 आ गया, एक सेट जिसके अंदर 1 है, एक सेट जिसके अंदर 2 है, एक सेट जिसके अंदर 1, 2 है। 5 और 2 हम पहले लिख चुके थे, इसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक सेट जिसके अंदर 3 है और एक सेट जिसके अंदर 2 और 3 है। ठीक है, ये तो बन गया हमारा क्या है, ये LHS। अब हमें फाइंड करना है RHS। RHS क्या है हमारा, RHS है हमारा, किसी और कलर से लिख लेते हैं इसको। तो RHS हमारा क्या है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का पावर सेट हमें निकालना है। ए यूनियन बी कितना है, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो 2 का क्यूब यानी कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। कौन कौन से लिस्ट करते हैं उन्हें, 5 तो होता ही है सबका सबसेट। एक आएगा जिसके अंदर 1 है, एक जिसके अंदर 2 है, एक जिसके अंदर 3 है। अब दो दो एलिमेंट्स लेते हैं, एक जिसके अंदर 1, 2 है, एक जिसके अंदर 2, 3 है और एक जिसके अंदर 1 और 3 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए और एक ये खुद अपना सबसेट भी होगा। तो ये बन गया पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। क्या हमें LHS और RHS इक्वल दिखाई दे रहे हैं, क्या ये सेट और ये सेट इक्वल है। इक्वल सेट कब होते हैं, जब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। ये इसका सबसेट होना चाहिए, ये इसका सबसेट होना चाहिए। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक सेट तो बड़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है। 1, 2, 3 ये जो एलिमेंट है ये बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी को, बट ये बिलोंग नहीं कर रहा है किसको, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी को। तो इसका मतलब क्या है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ये जो भी सेट है, दिस इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। तो सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। और जस्टिफाई क्या हुआ, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, इसी एग्जाम्पल से ये हमने जस्टिफाई कर दिया। 8th क्वेश्चन पर आते हैं। शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, सेट ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। पहला पार्ट ये शो करना है। दूसरा पार्ट क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। हमें प्रूव करना है सेट ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए माइनस बी, ए और बी दो सेट्स है, तो ए माइनस बी एक सेट है, ए इंटरसेक्शन बी भी कोई सेट होगा और इन दोनों का यूनियन भी कोई सेट होगा। यानी इस सेट को इस पूरे सेट के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये सेट ए इस सेट का सबसेट है और ये जो पूरा सेट है ये ए का सबसेट है, तो ये दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे। तो वही अप्रोच जो हम अब तक यूज़ कर रहे हैं उसे ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमने मान लिया कि कोई एलिमेंट x है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दूसरा एक सेट हमारे पास है b। अब हो सकता है ये एलिमेंट b में हो और हो सकता है ये एलिमेंट b में ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, x a को बिलोंग तो कर रहा है, तो हो सकता है कि x b को बिलोंग करता हो या फिर हो सकता है कि x b को बिलोंग नहीं करता हो, b सेट पर डिपेंड करेगा। तो x a को तो पक्के से बिलोंग करता है, अब b सेट का हमें नहीं पता, b सेट हो सकता है कि x b में प्रेजेंट हो और ये भी हो सकता है कि x b में ना प्रेजेंट हो। अब इस बात का क्या मतलब है कि x a में तो है ही, साथ में हो सकता है कि x b में हो, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि x a में तो है लेकिन साथ में ये हो सकता है कि वो b में नहीं हो। a में तो पक्का ही है, b में है या b में नहीं है, तो या तो a और b दोनों में है या फिर a में है लेकिन b में नहीं है, यही दो कंडीशन हो सकती है और तो कुछ हो नहीं सकता। तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ये तो बन गया इंटरसेक्शन की डेफिनेशन। यानी x किसको बिलोंग कर रहा है, क्योंकि a में भी और b में भी है, यानी वो इन दोनों के इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। या फिर x किसको बिलोंग करेगा, a में है लेकिन b में नहीं है, ये किसकी डेफिनेशन हो गई, डिफरेंस ऑफ सेट्स की, तो a माइनस बी को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब यहाँ बीच में आ रहा है और x या तो इसमें है या तो x इसमें है, इसका मतलब इन दोनों सेट्स के यूनियन में x प्रेजेंट पक्के से होगा। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। तो x a इंटरसेक्शन b और a माइनस b के यूनियन में ज़रूर है, क्योंकि या तो इसमें या तो इसमें है, और यूनियन में क्या होता है, इसके भी सारे एलिमेंट्स और इसके भी सारे एलिमेंट्स, अगर दोनों में से एक में भी वो प्रेजेंट है तो वो इन दोनों के यूनियन को बिलोंग करेगा। तो हमने क्या देखा, अगर x a में है तो x पक्के से इस सेट में है, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ये आ गई सबसेट की डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ये बन गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, अब हमें इसका उल्टा प्रूव करना है कि ये जो सेट है ये भी a का सबसेट है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, उल्टा शुरू करते हैं। जस्ट y बिलोंग्स टू RHS यानी a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। y एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है, y इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा ओपन करके लिख लेते हैं। y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और यूनियन का मतलब क्या है, और या तो y इसमें है या तो y इसमें है, तो y बिलोंग्स टू a माइनस b और ओपन करके लिख लेते हैं। a इंटरसेक्शन b का मतलब है y a में भी है और y b में भी है, या फिर a माइनस b का मतलब क्या है, y a में है और y b में नहीं है, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, y a में है और y b में, या तो ऐसा है या फिर y a में है लेकिन y b में नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y a में तो पक्के से है और साथ में ये हो सकता है कि वो b में हो या फिर वो b में नहीं हो। तो a में तो वो पक्का है, ये हो सकता है कि वो b में हो या फिर वो b में नहीं हो। तो हमें पक्की बात क्या पता चल गई कि a में तो वो पक्के से बिलोंग कर ही रहा है। अगर y इस सेट को बिलोंग कर रहा है तो वो a को भी बिलोंग कर रहा है। तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a, ये आ गई सबसेट की डेफिनेशन, यानी a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, दिस इज अ सबसेट ऑफ सेट a। ये बन गया दूसरा स्टेटमेंट। तो 1 और 2 इन दोनों स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ये पता चला कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, क्योंकि a इसका सबसेट है और ये a का सबसेट है, यानी a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, जो कि हमें प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट इसका प्रूव करते हैं, a यूनियन b माइनस a। क्या दे रखा है सेकेंड पार्ट इसका, a यूनियन b माइनस a, दिस इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है a यूनियन b के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू a यूनियन b। तो ये भी कोई सेट है, ये भी कोई सेट है, दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा।
तो हम क्या मानकर चलते हैं, लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस ए। x कोई एलिमेंट है जो इस पर्टिकुलर सेट को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको खोल के लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B माइनस ए, यानी x या तो A में है या फिर x B माइनस ए में है। इसका मतलब क्या है, x A में है या फिर x B में है लेकिन x A में नहीं है। डिफरेंस ऑफ सेट की तो ये डेफिनेशन है। तो x A में है या फिर x B में है लेकिन A में नहीं है। A में है या फिर A में नहीं है, अगर A में नहीं है तो वो B में है, ठीक है। x A में है या फिर x B में है लेकिन A में नहीं है। इसका मतलब क्या है, x या तो A में है या तो x B में है, ये तो हमें पक्के से पता चल गया। हो सकता है A में नहीं हो लेकिन B में है, तो यानी x बिलोंग्स टू A यूनियन B। A में है या B में है तो A यूनियन B में तो ज़रूर होगा। तो हमने क्या देखा, कोई एलिमेंट अगर A यूनियन B माइनस ए इस सेट में है तो वो A यूनियन B में भी है। तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A यूनियन B। इसका मतलब A यूनियन B माइनस ए, दिस इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B। ये बन गया हमारा पहला स्टेटमेंट। सेम ऐसे ही हम प्रूव करते हैं कि A यूनियन B माइनस ए का सबसेट है। तो हम क्या मान लेते हैं, कोई और एलिमेंट है y, वो बिलोंग कर रहा है किसको, A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, y A में है या फिर y B में है, ठीक है। y A में है या फिर y B में है। तो y A में है या फिर इसको हम ये सोच सकते हैं कि y B में है लेकिन y A में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। y A में है या तो ये पक्की बात है, या फिर y B में है तभी तो A यूनियन B में है। तो अगर वो B में है लेकिन A में नहीं है तब भी वो A यूनियन B में प्रेजेंट होगा। तो y B में है और y A में नहीं है तब भी क्या होगा, वो A यूनियन B में ही होगा। तो y बिलोंग्स टू B को हम क्या लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू B एंड y डज नॉट बिलोंग टू A। y बिलोंग्स टू A तो हमने अलग कर ही लिया था। इसका मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू b माइनस ए, क्योंकि ये जो ऊपर हमने लिखा है y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग टू a, ये तो डिफरेंस ऑफ सेट की डेफिनेशन है। अब बीच में आ रहा है और का मतलब क्या है, y a में है या फिर y इसमें है, तो इसका मतलब इन दोनों के यूनियन में y पक्के से होगा। तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस ए। तो y a यूनियन b माइनस ए को ज़रूर बिलोंग करेगा अगर y a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है। तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस ए। इससे हमें क्या पता चला कि a यूनियन b इज़ अ सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस ए। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट एंड फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये सेट इसका सबसेट है और ये सेट इसका सबसेट है, यानी ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन B माइनस ए, जो कि हमें प्रूव करना था। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स जो हमने लॉज पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, है ना, और आइडम्पोटेंट लॉ पढ़ा था, और लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ यू, ये सारे जो हमने लॉज पढ़े थे, सबसेट के लॉज पढ़े थे, इन लॉज को यूज़ करके हमें ये प्रूव करना है कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। तो LHS से हम शुरू करते हैं और हमें RHS तक इसको पहुंचाना है लॉज को यूज़ करके। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स यानी हम लॉज यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। LHS में हमें दिया है A यूनियन A इंटरसेक्शन B। इसको अगर हम ओपन कर दें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहेगा, A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B। ओपन कर देंगे उसे, जैसे हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B। ये क्या प्रॉपर्टी लगा दी, हमने लगा दी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब A यूनियन A किसके इक्वल है, किसी भी सेट का खुद के साथ में यूनियन किसके इक्वल होता है, उसी सेट के इक्वल होता है। तो A यूनियन A की जगह तो हम A लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पर, A यूनियन B। ये कौन सा लॉ हमने यूज़ किया यहाँ पर, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, आइडेम्पोटेंट लॉ ये कहता है कि किसी भी सेट का खुद के साथ में यूनियन या खुद के साथ में इंटरसेक्शन सेम वही सेट होता है। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, A जो है A यूनियन B, A और A यूनियन B का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे इसको, तो ये सेट A है और ये सेट B है, ठीक है। A यूनियन B है ये सारा पार्ट,
ये सारा पार्ट है ए यूनियन बी। इसका अगर आपको सेट ए के साथ में इंटरसेक्शन देखना है तो वो किसके इक्वल आएगा? सेट ए के साथ में इंटरसेक्शन देखोगे तो ए यूनियन बी यानी इस पूरे पार्ट और इसका इंटरसेक्शन तो सेट ए के ही इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सेट ए हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट ही होगा। ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट्स हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं, तो ए के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में है, इसका मतलब ए यूनियन बी का सबसेट है। बी के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में है यानी बी भी ए यूनियन बी का सबसेट है। और हमें ये पता है कोई सेट का अगर हम किसी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन देखते हैं उसके सबसेट के साथ में तो हमें क्या मिलता है? छोटा वाला सेट, यानी वो सबसेट ही हमें मिलता है। तो जब ए का ए यूनियन बी के साथ में हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सेट ए ही आएगा। क्यों? क्योंकि ए इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का सबसेट है। यहाँ हमने क्या लगा दिया? सबसेट लॉज यूज़ कर दिए। तो ये हमारे पास RHS के इक्वल आ गया। सेम ऐसे ही करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हम LHS से शुरू करते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमें LHS में गिवन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्या लगा दी हमने? यहाँ पर लगा दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ए इंटरसेक्शन है ये तो ए के ही इक्वल होगा। क्यों? आइडेम्पोटेंट लॉ यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? किसी भी सेट का खुद के साथ यूनियन भी वही सेट होता है और किसी भी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन भी वही सेट होता है। तो ए का यूनियन हम कर रहे हैं किसके साथ में? ए इंटरसेक्शन बी के साथ में। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी। और ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट। ये जो पार्ट है ये पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? सेट ए और ए इंटरसेक्शन बी का आप यूनियन करोगे यानी ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स और ए के सारे एलिमेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा? पूरा सेट ए ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो सेट ए का ही सबसेट है और किसी भी सेट का हम उसके सबसेट के साथ में यूनियन करते हैं तो हमें बड़ा वाला सेट मिलता है। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और ए का यूनियन करके सेट ए आएगा। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी सेट ए का सबसेट है। तो ये हम पहुंच गए हमारी RHS तक। कैसे? प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स को यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंचते हैं। इसमें कह रहे हैं शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। अब ये कह रहे होते हैं कि दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। हमें कुछ प्रूव करना होता कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट तो हम क्या करते हैं? हम इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट प्रूव कर सकते थे। लेकिन हमें कह रहे हैं कि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, तो इसको हम एग्जाम्पल लेकर प्रूव करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। 3 सेट्स हमें चाहिए ए बी और सी और इस तरह से चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होना चाहिए। तो सेट ए सपोज हमने ले लिया 1, 2, ठीक है। सेट बी हमने ले लिया सपोज कीजिए 2, 3 और सेट सी हमने ले लिया, क्या ले लिया? 2, 4। अब यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करेंगे तो ए सेट क्या है? 1, 2। इसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम बी सेट यानी 2, 3 के साथ, तो कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है 2, तो हमें मिलेगा एक सेट सिंगलटन सेट जिसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 2। और ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए क्या है? 1, 2 और इसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं 2, 4 के साथ में, तो कॉमन एलिमेंट यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? 2 ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। ये कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर दी। क्या बी सी के इक्वल है? बी क्या है हमारा? बी है हमारा 2, 3 एंड सी हमारा क्या है? 2, 4। क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें दिखाई दे रहा है 3 बिलोंग्स टू बी बट 3 डज नॉट बिलोंग टू सी। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में है लेकिन सी में नहीं है। और ऐसे ही हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है सी को एंड 4 डज नॉट बिलोंग टू बी। 4 बी में नहीं है। दो सेट्स इक्वल कब होते हैं? जब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हों और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हों। हमें दिखाई दे रहा है बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो सी में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था
कि अगर ऐसा है दोनों के इंटरसेक्शन इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तब भी ज़रूरी नहीं है कि बी सी के इक्वल हो। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर इसको प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। लेट ए एंड बी सेट्स, ए और बी कोई दो सेट्स हैं और एक्स भी कोई सेट है। हमें दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल है और दोनों ही फाई है। ए और एक्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, बी और एक्स में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। और हमें क्या दे रखा है, ए और एक्स का यूनियन और बी और एक्स का यूनियन ये इक्वल है फॉर सम सेट एक्स। तो शो दैट ए इज इक्वल टू बी, हमें प्रूव करना है ए बी के इक्वल होगा अगर ऐसा है तो हमें ये चीज़ गिवन है, हमें ये चीज़ भी गिवन है और ये a इज इक्वल टू बी हमें करना है प्रूव। ठीक है, तो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, a को b के इक्वल प्रूव करना है। अगर हम ये प्रूव कर दें a b का सबसेट है और b a का सबसेट है तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं इजीली। तो वही हम करते हैं कि लेट सम एलिमेंट x बिलोंग्स टू a। कोई एलिमेंट x है वो a को बिलोंग कर रहा है। अगर वो a को बिलोंग कर रहा है तो a का किसी भी सेट के साथ आप यूनियन करोगे वो उसको बिलोंग करेगा, तो वो a यूनियन x को भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या है, ये सेट a है सपोज और ये कोई और सेट है, कोई भी सेट है, तो a यूनियन b का मतलब क्या है, a के सारे एलिमेंट्स और इस अननोन सेट के भी सारे एलिमेंट्स। तो अगर कोई एलिमेंट a में है तो वो पक्के से a यूनियन जो भी कोई दूसरा सेट है उसके साथ में यूनियन के में प्रेजेंट होगा ही होगा। सपोज ये सेट x है तो a में कोई एलिमेंट है तो वो a और x के यूनियन में भी ज़रूर प्रेजेंट होगा। तो हम पक्के से कह सकते हैं कि x a में है तो इसका मतलब x a यूनियन x में बिलोंग करेगा, कैपिटल X में बिलोंग करेगा। अब a यूनियन x ये हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, b यूनियन x के इक्वल दिया हुआ है, तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा b यूनियन कैपिटल X को। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है कि a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि x या तो b में है या फिर जो हमारा एलिमेंट x है वो कैपिटल X इस सेट में है। x a में तो पक्के से है, हमने मान ही रखा है ये तो। अगर a में है तो या तो वो b में होगा या फिर वो x में होगा, इन दोनों में से एक में ज़रूर होगा। इससे हमारे पास क्या निकल कर आया, इससे हमारे पास निकल कर आया कि या तो x a में और b में है, या तो ऐसा है कि वो a में है और इसमें है, या फिर ऐसा है कि हमारा जो एलिमेंट x है वो a में है और साथ में वो सेट x में है। इन दोनों बातों में से कुछ तो ट्रू है, क्योंकि वो a में तो पक्का है और साथ में अगर वो a में है तो या तो b में है या तो x में है, तो या तो वो a और b में है या फिर वो a और x में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया कि x a में है तो x b में भी है, और इस कंडीशन से क्या निकल कर आया, x a में है एंड x में है। इसका मतलब जो स्मॉल x हमारा एलिमेंट है वो क्योंकि a में भी प्रेजेंट है और सेट x में भी प्रेजेंट है तो वो पक्का इनके इंटरसेक्शन में प्रेजेंट होगा। a इंटरसेक्शन x में वो प्रेजेंट है। ठीक है, a इंटरसेक्शन x में वो प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि a इंटरसेक्शन x हमें इक्वल गिवन है b इंटरसेक्शन x के, इसका मतलब वो b इंटरसेक्शन x में भी प्रेजेंट है। तो सिंस a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन x, ये हमें गिवन है, तो वो b इंटरसेक्शन x में प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है कि वो b में भी है और वो x में भी, यानी वो b में भी प्रेजेंट है। तो हमें क्या पता चला, कोई एलिमेंट अगर a में है तो वो एलिमेंट पक्के से b में भी है। x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, यानी a इज अ सबसेट ऑफ b। ये बन गया हमारा पहला स्टेटमेंट। सेम ऐसे ही हम बनाते हैं अपना, प्रूव करते हैं कि b इज अ सबसेट ऑफ a। अगर ये भी प्रूव हो गया तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि a और b इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, लेट सम एलिमेंट y बिलोंग्स टू सेट b। कोई एलिमेंट है y वो सेट b को बिलोंग कर रहा है, b को बिलोंग कर रहा है तो b के किसी के साथ भी यूनियन को वो बिलोंग करेगा। और b यूनियन x हमें किसके इक्वल गिवन है, a यूनियन x के, तो वो a यूनियन x को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि b यूनियन x हमें इक्वल गिवन है a यूनियन x के। इसका मतलब वो या तो a में है या फिर जो हमारा y है वो सेट x में है। तो y b में तो पक्के से है ही, या फिर वो a में है या फिर वो x में है। इससे हमें क्या पता चला, या तो y b में है एंड y a में है, या तो b और a में है वो, या फिर वो b में है एंड वो x में है। या b में तो पक्का है ही, या फिर a में है या फिर x में है, यानी या तो वो b और a में है, b एंड a में है, या फिर वो b एंड x में है।
तो यहाँ से तो हमें मिल ही गया कि y बिलोंग्स टू ए। अब इस कंडीशन से देखते हैं क्या हमें मिलता है, y बिलोंग्स टू सेट ए। तो y b में भी है और x में भी है, इसका मतलब वो बिलोंग कर रहा है b और x के इंटरसेक्शन को। और b और x का इंटरसेक्शन हमें किसके इक्वल गिवन है, a और x के इंटरसेक्शन के, यानी y बिलोंग्स टू a। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर y b में है तो इसका मतलब y a में भी है, यानी b इज़ अ सबसेट ऑफ a। ये मिल गया हमें हमारा सेकेंड स्टेटमेंट। और फ्रॉम 1 एंड 2 हम पक्के से क्या कह सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू b, क्योंकि a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, इसका मतलब a और b दोनों इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, और कैसे प्रूव कर सकते हैं हम इस चीज़ को, और भी एक तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो वो भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। अब हमें गिवन क्या था यहाँ पर, एक बार नोट कर लेते हैं फिर से। a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5। एक चीज़ तो हमें गिवन है कि a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x। दूसरी बात हमें गिवन है कि a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x। इसे यूज़ करके हम कैसे प्रूव करें, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, a इज इक्वल टू b। और दूसरे तरीके से हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। अब हमें क्या पता है कि कोई भी सेट है a, तो वो पक्के से सबसेट होगा किसका, अगर हम उस सेट का किसी भी दूसरे सेट के साथ में यूनियन करें। पीछे भी हमने इस तरह की बात की थी, यूनिवर्सल सेट है, ये सेट a है, सपोज ये सेट x है। तो हमें पता है ये जो सेट a यूनियन x कौन सा पार्ट है, a यूनियन x है ये पूरा का पूरा पार्ट। और a कौन सा पार्ट है, a पार्ट है ये वाला पार्ट, ये a है, ब्लू से कर देते हैं इसको, ये वाला पार्ट है, ये वाला सारा पार्ट है सेट a। तो सेट a हमें दिखाई दे रहा है कि a यूनियन x का सबसेट होगा। तो कोई भी सेट अगर किसी दूसरे सेट के साथ हम उसका यूनियन करते हैं तो उसका सबसेट होता ही होता है। ठीक है, तो a क्योंकि a यूनियन x का सबसेट है, तो इसका एक मतलब और है कि अगर हम a का और a यूनियन x का इंटरसेक्शन देखेंगे, क्योंकि a यूनियन x का सबसेट है तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, छोटा वाला सेट आएगा। तो a इंटरसेक्शन a यूनियन x, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा a यूनियन x ये पूरा है और a है ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ये छोटा वाला सेट ही आएगा। कॉमन एलिमेंट्स यही है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा सेट a के। a का इंटरसेक्शन a यूनियन x के साथ वो किसके इक्वल होगा, वो पक्के से सेट a के इक्वल होगा। ठीक है, अब a इंटरसेक्शन x हमें इक्वल दे रखा है, a यूनियन x सॉरी इक्वल दे रखा है b यूनियन x के। इसका क्या मतलब है, a इंटरसेक्शन b यूनियन x, ये भी किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। हमें क्या गिवन है, क्योंकि a यूनियन x हमें b यूनियन x के इक्वल गिवन है, तो हमने जस्ट उसकी जगह वो रख दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं अब यहाँ पर। क्या मिलेगा हमें, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x, ये इक्वल है किसके, a के। a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x। यहाँ हमने क्या यूज़ की है, यहाँ हमने यूज़ की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ की है। अब एक चीज़ और हमें गिवन है कि a इंटरसेक्शन x ये तो फाई है, तो इसकी जगह हम फाई रख देते हैं। तो a इंटरसेक्शन b का हम यूनियन देख रहे हैं, किसके साथ में, फाई के साथ में। तो वो किसके इक्वल आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है सेट ए के। यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें गिवन है कि ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5, और किसी भी सेट का फाई के साथ में यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, वही सेट आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। क्यों, लॉ ऑफ फाई हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ फाई क्या कहता है कि किसी भी सेट का फाई के साथ में अगर आप यूनियन करोगे, तो फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या एलिमेंट्स आएंगे, सेम वही एलिमेंट्स आएंगे जो इस सेट में थे, तो वो सेम ही एलिमेंट सेम ही सेट निकल कर आएगा। तो हमें क्या मिला, सेट ए किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं कि सेट बी हमारे पास किसके इक्वल आता है। तो अब जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा था, अगर हम सेट बी की बात करें तो बी भी हमें पता है सबसेट होगा किसका, बी का हम किसी के साथ में यूनियन करें, बी सेट उसका सबसेट होगा। इसका मतलब क्या है, बी का अगर हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं
इस वाले सेट के साथ B यूनियन X के साथ में, तो वो सेट B के इक्वल ही आएगा, क्योंकि सब किसी सेट का अपने सबसेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें वो छोटा वाला सेट यानी सबसेट ही मिलता है। अब B यूनियन X तो इक्वल गिवन है A यूनियन X के, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं B इंटरसेक्शन A यूनियन X इज इक्वल टू B। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है यहाँ पर कि B यूनियन X इज इक्वल टू A यूनियन X। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B। ये हमने लगा दी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम वही कर रहे हैं हम जो हमने ऊपर किया था, वही सारे स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, B इंटरसेक्शन A का यूनियन B इंटरसेक्शन X हमें दे रखा है फाई, ये किसके इक्वल है, B के। ये तो हमें यहाँ पर गिवन है कि B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू फाई, और फाई का किसी भी सेट के साथ में हम यूनियन करते हैं तो हमें वही सेट मिलता है। ये क्या हो गया, लॉ ऑफ फाई हमने यहाँ पर लगा दिया। तो हमें क्या मिला, B भी किसके इक्वल है, B भी इक्वल है A इंटरसेक्शन B के। A इंटरसेक्शन B बोले चाहे B इंटरसेक्शन बोले, B इंटरसेक्शन A बोले, एक ही बात है, क्योंकि हमें पता है कि इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है। तो ये है हमारा पहला स्टेटमेंट, ये है हमारा दूसरा स्टेटमेंट। फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या पता चला, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमें पता चला कि सेट A इज इक्वल टू सेट B, क्योंकि सेट A भी A इंटरसेक्शन B है के इक्वल है और सेट B भी A इंटरसेक्शन B के ही इक्वल है। तो इस तरह से भी ये अप्रोच लगाकर भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं हमें, फाइंड सेट्स A, B एंड C। तीन सेट्स ऐसे फाइंड कीजिए सच दैट A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C आर नॉन एम्प्टी सेट्स। A और B के बीच में भी कोई कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, B और C में भी कोई कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, A और C में भी कोई कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। इनके इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं होने चाहिए, लेकिन इन तीनों का आप इंटरसेक्शन करोगे तो हमें क्या चाहिए, फाई यानी एम्प्टी सेट, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो A में भी है, B में भी है और C में भी है। तो यहाँ तो हमें जस्ट एग्जाम्पल्स ही लेने, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट सेट A सपोज हमने मान लिया 1, 2, 3, ठीक है। सेट B हमने मान लिया 1, 4, 5 और सेट C हमने मान लिया सपोज 2, 4, 6, ऐसे कुछ हमने मान लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं A इंटरसेक्शन B कहीं फाई तो नहीं आ रहा, A इंटरसेक्शन B यानी 1, 2, 3 का इंटरसेक्शन हम देख रहे हैं 1, 4, 5 के साथ। क्या निकल कर आ रहा है, कॉमन एलिमेंट हमें 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये फाई नहीं है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है। ऐसे ही चेक करते हैं B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C यानी 1, 4, 5 इसका इंटरसेक्शन हम देख रहे हैं C के साथ 2, 4, 6 के साथ। क्या आ रहा है, कॉमन एलिमेंट 4 दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमें दिखाई दे रहा है एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं है। और A इंटरसेक्शन C करके देखते हैं, यानी 1, 2, 3 का इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, किसके साथ कर रहे हैं, सेट C के साथ में 2, 4, 6 के साथ में। कॉमन एलिमेंट हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये 2 हमें यहाँ पर कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है, यानी ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर दी, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब हम चेक करते हैं क्या A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये फाई है या नहीं है, यानी तीनों में, इन तीनों सेट्स में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में प्रेजेंट है, तीनों में कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हम कैसे निकाल सकते हैं, A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन हम देख लेते हैं C के साथ। A इंटरसेक्शन B हमने निकाला हुआ है सेट 1, इसका इंटरसेक्शन हम देख रहे हैं सेट C के साथ यानी 2, 4, 6 के साथ। क्या कुछ कॉमन है दोनों में, बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या निकल कर आया, हमारे पास एम्प्टी सेट ही निकल कर आया। तो यानी ये जो तीन सेट्स हमने लिए थे ये हमारी गिवन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। A सेट 1, 2, 3, B सेट 1, 4, 5 और C सेट 2, 4, 6। ये तीनों सेट्स इस तरह से हैं कि A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, लेकिन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C एम्प्टी सेट है, यानी तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। 13th क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्या कह रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन स्कूल 150 वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 225 taking coffee and 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee.
नाइदर टी नॉर कॉफ़ी की बात आ गई। इसका क्या मतलब है, जो टोटल स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ना तो टी ले रहे हैं ना ही कॉफ़ी ले रहे हैं। तो सपोज़ ये हमारा सेट है जो टी ले रहे हैं उन स्टूडेंट्स का, और ये हमारा सेट है जो कॉफ़ी ले रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स का। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं जो ना तो टी ले रहे हैं और ना ही कॉफ़ी ले रहे हैं। वही स्टूडेंट्स हमें फाइंड करने हैं, कितने होंगे। कैसे निकालेंगे ये शेडेड पार्ट, अगर हम यूनिवर्सल सेट में से ये टी यूनियन सी को कर दें सब्ट्रैक्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये बाहर वाला पार्ट मिल जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, ये सी यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। ये क्या है, सी यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस सी यूनियन टी। गिवन क्या क्या है, टोटल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इसमें बाहर वाला पार्ट भी आ रहा है तो ये हमें गिवन है यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर, ये ए यूनियन बी नहीं है। 150 स्टूडेंट्स हैं जो टी ले रहे हैं, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट टी कितना है, 150। कॉफ़ी लेने वाले यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी, ये कितना है, 225। और 100 वो हैं जो दोनों ले रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यानी इंटरसेक्शन। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये हमें गिवन है 100। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ए यूनियन बी कितना है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटाएंगे तभी हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमें मिलेगा। तो हम पहले फाइंड करते हैं एन कार्डिनल नंबर ऑफ सी यूनियन टी, किसके इक्वल होगा वो, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। फॉर्मूला तो हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो बहुत बार इसको हमने डिराइव भी किया है। तो ये कितना आ जाएगा, एन सी कितना है 225 प्लस टी 150 माइनस 100, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 375 माइनस 100, तो ये आ गया हमारे पास 275। निकालना क्या है हमें, बाहर वाला पार्ट यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सी यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट। तो वो कैसे निकलेगा, अगर हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल सेट के कार्डिनल नंबर में से माइनस कर देंगे सी यूनियन टी का कार्डिनल नंबर, तो यानी 600 माइनस 275 कितना आ गया हमारे पास, 325। तो 325 स्टूडेंट्स हैं जो ना तो टी ले रहे हैं और ना ही कॉफ़ी ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 100 को हिंदी आती है, 50 को इंग्लिश आती है और 25 को दोनों यानी इंटरसेक्शन आता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, हर स्टूडेंट को या तो हिंदी या तो इंग्लिश आती है। इसका क्या मतलब है कि जो ये बाहर वाला पार्ट है, ये हिंदी है ये इंग्लिश है, तो ये बाहर वाला जो पार्ट है इसमें कोई स्टूडेंट नहीं है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको ना तो हिंदी आती है, जिसको हिंदी भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती। सबको या तो हिंदी या तो इंग्लिश कुछ तो आता ही है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, ए यूनियन बी के ही वो इक्वल होंगे, वही हमें निकालना है। हमें दे के रखा है हिंदी स्पीकिंग कितने हैं 100 स्टूडेंट्स, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 50 स्टूडेंट्स, और 25 ऐसे हैं जो दोनों बोल रहे हैं, इनका इंटरसेक्शन कितना है 25। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इनका यूनियन, फॉर्मूला हमें पता ही है, फर्स्ट सेट का कार्डिनल नंबर प्लस दूसरे सेट का कार्डिनल नंबर माइनस दोनों के इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर। वैल्यूज रख देते हैं, 100 प्लस 50 माइनस 25 कितना आ गया 150 माइनस 25 यानी 125। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं ग्रुप में, 125 स्टूडेंट्स हैं। थर्ड क्वेश्चन 15th क्वेश्चन पर आते हैं। इन सर्वे ऑफ 60 पीपल, टोटल 60 पीपल है, इट वाज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T, 26 रीड न्यूज़पेपर I, 9 रीड बोथ H and I, 11 रीड बोथ H and T, 8 रीड बोथ T and I and 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ बात चल रही है 3 सेट्स की, ठीक है। तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट और इसमें ये सेट ए है, ये किसका है, ये है जो न्यूज़पेपर H पढ़ रहे हैं उन लोगों का सेट, ठीक है। एक ये सेट है जो न्यूज़पेपर T पढ़ रहे हैं उन लोगों का सेट, और एक ये सेट है तीसरा जो न्यूज़पेपर I पढ़ रहे हैं उन लोगों का सेट, ठीक है। हमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ इसमें गिवन है, क्या क्या गिवन है, 25 ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर H पढ़ते हैं, तो NH हमें गिवन है 25, ठीक है। T पढ़ने वाले कितने लोग हैं, वो हैं 26, और ऐसे I पढ़ने वाले कितने लोग हैं, वो भी हैं 26।
एच और आई दोनों पढ़ने वाले, यानी ये क्या है, एच और आई का इंटरसेक्शन हमें गिवन है, ये कितने हैं, 9 है। एच और टी का इंटरसेक्शन भी हमें गिवन है, वो कितने हैं, 11 है। और ऐसे ही हमें टी और आई का इंटरसेक्शन गिवन है, वो कितने लोग हैं, 8 हैं। और 3 ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यानी ये वाले पार्ट में प्रेजेंट है वो 3। तो H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ये कितना है, ये 3 है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ऐसे कितने लोग हैं जो या तो ये पढ़ रहे हैं, या तो ये पढ़ रहे हैं, या तो ये पढ़ रहे हैं, या यानी और आ गया यहाँ पे। और का मतलब क्या है, हमें यूनियन फाइंड करनी है। अब यूनियन तो फाइंड करने को बोला ही है, इसका क्या मतलब है, ये क्या है, ये जो नंबर गिवन है हमें, ये एन यू है, ये यूनिवर्सल सेट का नंबर है। तो हमें एक चीज़ और गिवन है, एन यू इज इक्वल टू 60। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन तीनों में से कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। तो फाइंड करते हैं, हमें फाइंड करना है सी नहीं सॉरी, क्या क्या है यहाँ पर, एच यूनियन टी यूनियन आई। इसका फॉर्मूला भी हमने अच्छे से डिराइव किया था किसी एक पीछे किसी वीडियो में, तो आपको याद होगा किसके इक्वल होगा ये, एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई। तीनों सेट्स का कार्डिनल नंबर उन्हें ऐड कर दो, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्या, एच और टी का इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर और टी और आई का के इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर और एच और आई के इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर, और ऐड कर देते हैं तीनों का इंटरसेक्शन। ये है हमारा फॉर्मूला, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है हमें। तो क्या क्या दे रखा है हमें, एन एच दे रखा है हमें कितना, 25 प्लस एन आई है 26, एन टी भी है 26, माइनस एच इंटरसेक्शन टी हमें 11 दे रखा है, माइनस 8 माइनस 9 प्लस 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 77 माइनस 28 प्लस 3, यानी ये आ गया हमारे पास 80 माइनस 28, 77 प्लस 3 कर लिया, 80 हो गया, 80 माइनस 28 यानी ये आ गया 52। यानी ये जो यूनियन है, ये यूनियन में कितने लोग हैं, ये 52 लोग हैं। 52 लोग ऐसे हैं जो या तो एच न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या तो टी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर आई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ऐसे कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। इसके लिए अभी हम फिर से एक बार इस वेन डायग्राम को बना लेते हैं। ये है एच पढ़ने वाले लोग, ये है टी पढ़ने वाले लोग, और ये है आई पढ़ने वाले लोग। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये है जो एग्जैक्टली एच पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो बीच के ओवरलैपिंग पार्ट्स हैं, ये तो वो हैं जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ऐसे ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैं आप शेड कर रही हूँ, ये जो एग्जैक्टली टी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और ये वाला जो पार्ट है, ये वो पार्ट है जो एग्जैक्टली आई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो हमें ये पार्ट, ये तीनों का सम हमें यहाँ पर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, कुछ ये जो बीच के पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये पार्ट, इसको अगर मैं ए बोल दूँ, ये पार्ट इसको बी बोल दूँ, ये पार्ट सी और ये पार्ट डी। अगर हम यूनियन में से ये ए बी सी डी को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दें, यूनियन में से ये ए बी सी डी हटा दें, तो हमें क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड पार्ट्स हमें मिल जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये ए बी सी डी हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो डी जो पार्ट है वो तो हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि तीनों का इंटरसेक्शन है। ये वो पार्ट है जो एच भी पढ़ रहे हैं, टी भी पढ़ रहे हैं और आई भी पढ़ रहे हैं, वो तो हमें गिवन है। तो डी पार्ट तो इक्वल है हमारा एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई के, जो कि हमें गिवन है 3। इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए पार्ट अगर हमें निकालना है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरे में से अगर हम डी को माइनस कर दें, और ये पूरा किसके इक्वल है, ये पूरा इक्वल है एच और टी के इंटरसेक्शन के। तो अगर हम एच और टी के इंटरसेक्शन में से माइनस कर दें डी, तो हमें क्या मिलेगा, ये ए वाला पार्ट, इतना पार्ट मिल जाएगा। ए कितना पार्ट है, इतना पार्ट है, बस ए पार्ट मिल जाएगा। एच इंटरसेक्शन टी हमें कितना गिवन है, एच इंटरसेक्शन टी गिवन है 11 और डी कितना है 3 है, तो 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके हमें मिल गया 8। ऐसे बी कैसे मिलेगा, बी मिलेगा अगर इस पूरे में से, यानी एच और आई के इंटरसेक्शन में से हम डी हटा दें। तो एच और आई के इंटरसेक्शन में से हम डी हटा देते हैं। एच और आई का इंटरसेक्शन हमें गिवन है 9 माइनस 3, तो ये आ गया 6। ऐसे सी निकालना है तो कैसे निकलेगा, सी है ये वाला पूरा,
सी इतना पार्ट है, तो इस पूरे में से अगर हम डी हटा दें, ये पूरा कितना है, ये है टी और आई का इंटरसेक्शन। टी और आई के इंटरसेक्शन में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें डी, टी और आई का इंटरसेक्शन हमें गिवन है 8, 8 माइनस 3 अगर हम कर दें तो हमें मिलेगा 5। ठीक है, अब जो शेडेड पार्ट है, जो रिक्वायर्ड पार्ट है, वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनियन में से इन सबके a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो किसके इक्वल है, यानी जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो किसके इक्वल है, अगर हम तीनों के यूनियन में से सब्ट्रैक्ट कर दें क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये वाला पार्ट अनशेडेड वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, उसके इक्वल है। रख देते हैं वैल्यूज़, यूनियन अभी हमने निकाली थी 52 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस डी पार्ट कितना इंटरसेक्शन के इक्वल है यानी 3, तो ये हमारा आ जाएगा 52 माइनस इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 22, तो ये आ गया हमारा आंसर 30। ठीक है, तो ऐसे लोग जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, वो ऐसे 30 पेपर यहाँ पर प्रेजेंट है। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं इस एक्सरसाइज के। क्या कह रहे हैं, इसमें एक सर्वे किया गया जिसमें देखा गया 21 पीपल तो प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं, 26 प्रोडक्ट बी को पसंद करते हैं और 29 प्रोडक्ट सी को पसंद करते हैं। 14 ऐसे हैं जो ए एंड बी को प्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या गिवन है हमें, ए इंटरसेक्शन बी। 12 ऐसे हैं जो सी एंड ए को पसंद करते हैं यानी सी इंटरसेक्शन ए, और 14 ऐसे हैं जो बी एंड सी यानी ये क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, हमें निकालना है सी, सिर्फ ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ सी को पसंद करें, तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट ए, ये है सेट बी और ये है सेट सी। ओनली सी वाला पार्ट कौन सा होगा, जो सी सेट का नॉन ओवरलैपिंग पार्ट है, यानी जिसको मैं शेड करें, ये पार्ट, ये पार्ट, ये सारे लोग हैं, ये जो पूरा सी सेट है ये तो वो लोग हैं जो सी को पसंद करते हैं। इसमें से ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये उन लोगों का है जो ए और सी को पसंद करते हैं, ये पार्ट बी और सी वाला, और ये पार्ट क्या है, जो ए बी सी तीनों को पसंद करते हैं। तो ये ओवरलैपिंग वाले पार्ट्स अगर हम सी में से हटा दें तो हमें मिलेगा ओनली सी, ये पार्ट है ओनली सी। तो इनको कुछ नाम दे देते हैं, सपोज ये ए है, ये बी है और ये डी है। ठीक है, तो हमें क्या बताया, अगर इस पूरे सी में से हम ए प्लस बी प्लस डी माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा ओनली सी, वही हम करने वाले हैं। यहाँ पर गिवन क्या क्या लिख लेते हैं। तो हमें पता है एन ए हमें गिवन है 21, एन बी हमें गिवन है 26, एन सी हमें गिवन है 29, एन ए इंटरसेक्शन बी हमें कितना गिवन है 14, और एन सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी कितना गिवन है 12, और एन बी इंटरसेक्शन सी हमें गिवन है 14, और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये हमें गिवन है कितना 8। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ओनली सी वाले कितने लोग हैं। कैसे निकालेंगे, अगर हम सी सेट में से, सी सेट के कार्डिनल नंबर में से माइनस कर दें ये जो मैंने बनाए हैं ए और बी और डी, इनका सम। तो पहले ए बी और डी फाइंड कर लेते हैं। डी तो हमें पता है ये क्या है, डी पार्ट है तीनों का इंटरसेक्शन, तो ये तो इक्वल है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के यानी 8। क्वेश्चन में गिवन है ए पार्ट यानी इतना पार्ट निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरे में से, ये पूरा क्या है ए और सी का इंटरसेक्शन, उसमें से डी को माइनस कर दें तो ए कैसे निकलेगा, ए निकलेगा ए इंटरसेक्शन सी में से अगर हम डी को माइनस कर दें, ए इंटरसेक्शन सी हमें कितना गिवन है 12, तो 12 माइनस 8 ये आ गया 4। ऐसे बी कैसे निकलेगा, बी है ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट यानी बी और सी के इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन, उसमें से अगर आप ये डी माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ पार्ट बी हमें मिल जाएगा। तो एन ए बी इंटरसेक्शन सी में से अगर हम माइनस कर दें जो बीच में डी लिखा है उसको, तो मिलेगा हमें ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट है बी, ये पार्ट, और ए पार्ट कौन सा है, ए पार्ट था हमारा इतना पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी हमें गिवन है 14, 14 में से माइनस कर दिया डी यानी 8, तो बी भी हमें मिल गया कितना 6। अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो एन सी हमें गिवन है कितना है 29, इसमें से क्या माइनस करना है, ए प्लस बी प्लस डी, ए है 4
प्लस बी आया 6 और डी था 8, यानी 29 में से माइनस कर देंगे, ऐड कर देते हैं इन्हें, क्या आ जाएगा 18। तो हमारे पास ओनली सी आ गया 11 पीपल। 11 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, वो साथ में ए को या बी को लाइक नहीं करते। तो इसके साथ में ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। ठीक है, इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। मैथ्स की आपकी बुक में जितनी भी मिसलेनियस एक्सरसाइज दे रखी हैं हर चैप्टर के बाद, हर मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये थोड़े मुश्किल भी होते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ कुछ दिन में, 1-2 दिन में मिलते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस इसके बाद हम शुरू करेंगे, तो तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।